नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोविड टीकाकरण में उत्तराखंड राज्य के लक्ष्य के बहुत करीब। धामी ने कहा नवंबर तक हो जाएगा 100% लक्ष्य हासिल। अभी प्रदेश में 95% हो चुका है टीकाकरण। हरिद्वार के वेद मंदिर आश्रम में कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने लगाया जनता दरबार। जन समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। तो वहीं बड़ी संख्या में फरियादियों का भी लगा तांता। ऋषिकेश के रायवाला गीता कुटीर आश्रम के पास हुआ दर्दनाक हादसा। हरियाणा से आए एक ही परिवार की 3 बहनें गंगा नदी में बहीं। घटनास्थल पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। राहत बचाव अभियान जारी। हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में एक साध्वी की मौत से फैली सनसनी। साध्वी ने छत से कूद कर दी जान। वैदिक शाखा में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही थी बच्ची। उत्तराखंड के देहरादून में घने कोहरे के साथ हुई सुबह की शुरुआत, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश का भी अनुमान। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग 8 घंटे रहा बंद। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी की बम्पर जीत। ममता बनर्जी 58,832 वोटों से जीती। तो वही जश्न में डूबे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता। आपको बता दें कि भाजपा की प्रियंका टिब्रेवाल को मिले सिर्फ 26,320 वोट। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर यहां से आ रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट पर शानदार जीत दर्ज की है। ममता बनर्जी ने बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को 58,832 वोटों से मात दी है। ममता बनर्जी के लिए ये सीट आपको बता दें कि प्रतिष्ठा का विषय भी बना हुआ था। 21 राउंड के बाद ममता बनर्जी आपको बता दें कि 58,389 वोटों से आगे हो गई थी। ममता बनर्जी को कुल 84,709 वोट मिले। बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को 26,320 वोट मिले, जबकि सीपीएम कैंडिडेट श्रीजीव को मात्र 4,201 वोट ही हासिल हुए। बड़ी खबर यहां से आ रही है पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर, जहां ममता बनर्जी ने बीजेपी की प्रियंका को 58,832 वोटों से मात दी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में A1 संवाददाता पवन शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। पवन, हालांकि कहीं ना कहीं ये निश्चित ही था कि ममता बनर्जी वहां से जीतेंगी ही सही, लेकिन इतने बड़े अंतर से जीतेंगी ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। और उसके बाद में जो परिणाम सामने आए, करीब 58,832 वोटों से उन्होंने बीजेपी की कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल को मात दी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, A1 टीवी ने आज सुबह ही बता दिया था कि ममता बनर्जी 50,000 वोटों के ऊपर से जीतेगी। और इस परिणाम को लेकर के भवानीपुर में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है। विशेषकर महिलाओं का वोट जो है वो बहुत ज्यादा मिला ममता बनर्जी को। और महिलाएं इस बात से खुश है कि उनको ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा
मिल रही है। बीजेपी का वोट प्रतिशत पिछली बार की तुलना में और कम हो गया और माकपा का तो मात्र 4000 तक भी सिमट के रह गया है। जी बिल्कुल पवन, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से अभी आपने भी बताया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता अब जश्न में डूबे हुए हैं और जैसा कि सभी को विदित था कि ममता बनर्जी को अपने पद पर बने रहने के लिए चुनाव जीतना बहुत जरूरी था। हालांकि बीजेपी ने भी अपने तमाम दावे किए थे, लेकिन अब परिणाम आने के बाद में बीजेपी के खेमे से क्या कुछ खबर आ रही है? जी, बीजेपी ने शुरू से ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे एक दूसरे के ऊपर में कि हमारे को दिक्कत आ रही है, वो हमारे वोटरों को फर्जी वोट मतदान करवाए जा रहे हैं। लेकिन ये एक तरह से सबको मानना था पहले से कि ये सीट जो है ममता बनर्जी आराम से निकाल सकती। जी, स्टार प्रचारक भी बीजेपी के यहाँ काम नहीं आए, वो बाहर से आए। यहाँ पर भी वही मुद्दा छाया रहा कि बाहरी और स्थानीय। जी बिल्कुल पवन, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोविड टीकाकरण में राज्य लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। नवंबर तक 100% लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। प्रदेश में 95% टीकाकरण हो चुका है। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहले प्रदेश में कोविड वैक्सीन की कमी थी, लेकिन सरकार के आग्रह पर अगस्त से राज्य को केंद्र से पर्याप्त मात्रा में कोविड टीके मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ ही अन्य विभाग के कर्मचारी जो टीकाकरण कार्य में लगे हैं, उनकी मेहनत और लगन से अब उत्तराखंड वैक्सीनेशन के लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुका है। सरकार का प्रयास है कि नवंबर माह तक 100% लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। खबर हरिद्वार से है, जहां वेद मंदिर आश्रम में कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने जनता दरबार लगाया और जन समस्याओं को सुना। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने, आपको बता दें कि जनता दरबार में आए नागरिकों की जन समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और जिनकी जन समस्याओं का निस्तारण तत्काल हो सकता था, उनकी समस्याओं का निस्तारण तत्काल करवाया गया। तो वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी हाजी सरवर यार खान ने कांग्रेस चली गांव की ओर कार्यक्रम के तहत सैजना पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना और साथ ही साथ देश के विकास में अपना योगदान देने का संकल्प लेते हुए बुजुर्ग ग्रामीणों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। तो वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरिद्वार विधानसभा के प्रभारी हाजी सरवर यार खान ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का कार्य किया है। सरकार का जनता के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं। तो वहीं भारत सरकार के खेल मंत्रालय की ओर से योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योग एवं वैदिक अध्ययन शोध संस्थान अल्मोड़ा द्वारा 2 दिवसीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 115 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत कर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। दो दिवसीय जो योग प्रतियोगिता है, यह अल्मोड़े के इतिहास में यह पहली बार हो रही है। इससे पूर्व विवेकानंद हिमालय विकास केंद्र ने ही, यानी जो इसकी जो मातृ संस्था है योग निलयम की, उन्होंने ही वर्ष 2018 में इस प्रतियोगिता को किया था और उससे एक बड़े रूप में आज यह प्रतियोगिता संपादित हो रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां खनन अधिकारी रवि नेगी के द्वारा नवनिर्मित बहुमंजिला इमारतों में बिना परमिशन के बनाए गए बेसमेंट पर छापामार कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि हरिद्वार में इन दिनों बहुमंजिला इमारतों के नव निर्माण बहुत तेजी से चल रहे हैं, जिनमें नीचे बेसमेंट भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन बेसमेंट से मिट्टी की खुदाई के लिए खनन विभाग या फिर अन्य किसी विभाग से किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं ली जा रही, जिसके चलते खनन अधिकारी रवि नेगी के द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है।
बिना स्वीकृति के बेसमेंट की खुदाई हो रही है और मिनरल जो है, चाहे वो मिट्टी है चाहे वो खनिज है, उसका अवैध परिवहन हो रहा है। इसके संदर्भ में हम लोगों ने आज 5 से 6 जगहों पे छापेमारी किया। औचक निरीक्षण में देखने में आया कि काफ़ी जगह पर बेसमेंट बना है, जैसे पीछे भी दिख रहा है। बेसमेंट की अभी इसमें जानकारी ली जा रही है, इसकी नपत भी होगी। इसके बाद अगर अवैध परिवहन पाया जाता है तो कार्रवाई की नियमितता होगी। इसमें ये देखना होगा कि बेसमेंट की परमिशन क्या प्राधिकरण से या किसी विभाग से स्वीकृत है। आपको ये भी संज्ञान में डालना चाहूँगा, मेरे कार्यालय से, खनन कार्यालय से कोई भी बेसमेंट की अभी तक स्वीकृति नहीं हुई। इस आधार पर कहना उचित नहीं है, हो सकता है पूर्व में हो। ये सभी अभिलेखों की जांच करने के बाद इन पर कार्रवाई भी होना सुनिश्चित। तो वहीं हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ के गुरुकुल में अध्ययन कर रही एक साध्वी छत से कूद गई, जिसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि साध्वी मध्य प्रदेश की रहने वाली बताई जा रही है और वो 2018 से पतंजलि योगपीठ की कन्या गुरुकुल वैदिक शाखा में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही थी। इसके साथ ही वो खुद भी यहाँ पर पढ़ाती थी। जानकारी के मुताबिक बहादुराबाद के छात्रशाह स्थित पतंजलि योगपीठ की शाखा वैदिक कन्या गुरुकुल की साध्वी वराग्या संदिग्ध परिस्थितियों में गुरुकुल की छत से कूद गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहीं इस घटना के बाद गुरुकुल में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि साध्वी ने छत से छलांग क्यों लगाई। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां कोतवाली और एसओजी की संयुक्त टीम ने आईपीएल मैच में सट्टा लगाते एक सटोरिये को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आपको बताएं कि पुलिस ने आरोपी युवक से 1,64,000 की नकदी समेत सट्टे का हिसाब किताब भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। ये एसओजी और पुलिस की, कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कल रात में एक कारखाना बाजार निकर मस्जिद के पीछे एक व्यक्ति जो कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, यहाँ पर 4-5 साल से किराए में रहता है, जिसका नाम है नईमुद्दीन, उसके कब्जे से कुछ सट्टे की पर्चियाँ वो 1,64,200 रुपये बरामद किए गए हैं। कि रायवाला गीता कुटीर आश्रम के पास हरियाणा से आई एक ही परिवार की 3 बहनें सुबह गंगा नदी में स्नान के लिए गई थीं। इसी दौरान अचानक गंगा का जल स्तर बढ़ गया, जिसके बाद तीनों बहनें पानी के तेज बहाव में बह गईं, जिसकी सूचना मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा रायवाला पुलिस प्रशासन को दी गई और पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने महिलाओं की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया। लेकिन खबर लिखे जाने तक लापता महिलाओं का कोई पता नहीं लग पाया है। तो वही घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सोनीपत से आए, मेरी 3 सिस्टर यहाँ पे स्नान के लिए आए थे कल रात को। तो जैसे वो सुबह स्नान कर रहे थे, एकदम गंगा में पानी तेज हुआ और वो तीनों के तीनों बह गए। अभी तक उनका कोई पता नहीं लगा है। क्या उम्र होंगी उनकी? उम्र है जी, एक की 25 है, एक की 30 है और एक की 35 है। आप लोग भी थे साथ में? नहीं, हम सुबह आए जी। सुबह हमारे पास कॉल गई यहाँ से, जीजा जी आए हुए थे, मौसा मौसी सब थे, बच्चे थे साथ में। तो वो तीनों इकट्ठे हाथ पकड़ के नहा रहे थे। तो धार्मिक उसके लिए? हाँ, वैसे स्नान के लिए आए थे जी। अभी तलाश? हाँ, अभी तलाश चल रही है, पर अभी कुछ पता नहीं लगा। 5 घंटे, 5.5-6 घंटे हो चुके। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित गौमांस बरामद किया है। साथ ही साथ पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि हल्द्वानी में प्रतिबंधित गौमांस का धंधा लंबे समय से चल रहा था। तो वहीं पकड़ा गया आरोपी हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस ने आरोपी से उपकरण भी बरामद किए हैं और इसके अलावा प्रशासन की टीम को बुलाकर दुकान को सील कर दिया गया है। इसमें हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है इसमें, और इसमें विवेचना हम लोग कर रहे हैं। जितने भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे सभी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम लोग अपनी जो अभिसूचना है उसको भी हम लोग अलर्ट कर रहे हैं और सभी थानों को भी अलग से इसमें अलर्ट कर रहे हैं कि कहीं भी इस प्रकार की कोई भी सूचना मिलती तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो वही उधम सिंह नगर के खटीमा वन विभाग ने अवैध खैर की लकड़ी से भरी हुई पिकअप को पकड़ लिया। साथ ही 2 आरोपी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर वन विभाग रेंजर RS मनराल ने बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें अजीम और आमीन नाम के 2 आरोपी बताए जा रहे हैं। बाकी के 7 आरोपियों की तलाश अभी जारी है। टीम के द्वारा जो है वहाँ पर मौके पर जो है UK 06 PB 2646
एक जो ट्रैक्टर छोटा पिकअप था उसको पकड़ा, उसमें लगभग 20 से 22 कुंटल करीब खैर के जो जैसे पकड़े गए हैं, उसको तुरंत जो है हमारे द्वारा जो है पूरा घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान जो है तुरंत ही जो है जो अभियुक्त थे, जो ड्राइवर था, गाड़ी की चाबी लेकर तुरंत वहाँ से भाग गए और हम लोगों ने काफ़ी दूर तक पीछा किया, क्योंकि एक्चुअल में वहाँ पे जो जिस जगह पे हम लोगों ने इनको घेरा था वो वहाँ पर पूरी आबादी है, पूरी मोहम्मद बस्ती है, तो ये लोग सब इधर उधर करके सब भाग गए। हम लोग जो है अपनी सरकारी वाहन से इसको जो है खींच करके यहाँ लाए। तो वही राजधानी देहरादून सहित हल्द्वानी शहर में रविवार सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। देहरादून के बंजारावाला और कारगिल सहित कई इलाकों में सुबह 7 बजे से ही घना कोहरा छाया रहा और कुछ ऐसा ही मौसम हल्द्वानी में भी देखने को मिला। राजधानी दून और आसपास के ज्यादातर इलाकों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। मौसम केंद्र ने कुछ इलाकों में बारिश का भी अनुमान जताया है, तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर ओले गिरने और आकाशीय बिजली चमकने व तेज बौछारें पड़ने का भी अनुमान है। इससे पहले शनिवार को कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग भारी बारिश के कारण एलागाड़ में 8 घंटे तक बंद रहा। सैकड़ों वाहन मार्ग में फंसे रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।